अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जो सूबाई बजट खैबर पख्तूनख्वा का पेश किया जा रहा है और आज वो बजट 2020-21 पेश कर दिया गया है। कई अहम चीज़ें जो हैं वो वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बताई और बड़ी उनको लग रहा था, बल्कि उन्होंने कहा और इसका इजहार भी किया अपनी बजट तकरीर में कि इंतहाई पॉजिटिव और गरीब दोस्त बजट है। उन्होंने बहुत इस चीज़ पर जोर दिया कि इसमें हमने पिछले साल जो गुजरा है और आने वाले दिनों में भी जो टैक्स इस्लाहात जिसका वो क्रेडिट भी ले रहे थे उसके हवाले से भी उन्होंने बातें की, क्रेडिट लिया और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव बातें की जिससे लग ये रहा था कि वाकई क्या ये गरीब दोस्त बजट है या नहीं है। और फिर कारोबार की जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि दहशतगर्दी, फिर उसके बाद BRT, फिर कोरोना, जिस सूरत हाल से हम गुजरे हैं और फिर बार्डर्स की अगर हम सूरत हाल देखें वो भी एक बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट से उन्हें बहुत ज़्यादा शिकायत थी। जबकि दूसरी तरफ बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़जाना ने बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव बातें की। क्या वो बातें वाकई अमली तौर पर भी वैसे होंगी या नहीं होंगी, ये एक सवाल है जो कि आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे। और हमारे साथ मेहमान होंगे, प्रोग्राम के शुरका होंगे। सरदार हुसैन बाबक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी लीडर हैं ANP के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं ANP के। उनके साथ मौजूद हैं जाहिदुल्ला शनवारी साहब, साबिक सदर हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और बहुत ही बड़ी, और जैसे कि कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की क्रीम अगर बिजनेस कम्युनिटी की देखी जाए तो इनका नाम उनमें शामिल होता है और बहुत समझते भी हैं इस सारी सूरत हाल को। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात ज़रूर करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से जो सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। हमने अब स्मार्ट लॉकडाउन की जो है तरफ आ गए हैं और वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है इंतज़ामिया के साथ साथ टाइगर फोर्स को। अब हम ये देख रहे हैं कि वो टाइगर फोर्स जिन्होंने हजारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा में हल्फ लिया, अब क्या सड़कों पर भी नजर आते हैं, क्योंकि खान साहब अपने टाइगर्स पर बहुत भरोसा करते हैं कि ये लोगों के जो ग्रीवियंसेस हैं उनको जबान देंगे, उन तक पहुंचेंगे, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। ये टाइगर फोर्स खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन के, स्मार्ट लॉकडाउन के इनफैक्ट इलाकों में कर क्या रही है भी या नहीं है, इस पर प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। लेकिन आ जाते हैं डायरेक्ट हम बजट की तरफ। सरदार साहब, आपसे बात करूंगी। आज 2020-21 का बजट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश कर दिया गया। 923 अरब का टैक्स फ्री बजट बताया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो वज़ीर ख़जाना साहब ने की हैं। आप मुतमईन हैं? 7वां साल है PTI का हमारे सूबे में हुकूमत का। इस दफ़ा तो मैं ये समझता हूँ और ये सारी दुनिया को भी पता चले, ये मीडिया के रिकॉर्ड पे भी आ जाए कि सूबे की सियासी और हुकूमती तारीख में पहली दफ़ा बजट की जो कॉपी है, तकरीर की जो कॉपी है, वज़ीर ख़जाना साहब तकरीर करते हैं और सारे हाउस को, यानी एक मेंबर को वो कॉपी नहीं दी गई। हमें भी नहीं दी गई। वाइट पेपर जो कि ज़ाहिर बजट को तो आप बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बजट क्या रहता है, क्या होता है, लेकिन वाइट पेपर सारे बजट का खुलासा होता है, बिल्कुल निचोड़ रहती है। वाइट पेपर को इन लोगों ने नहीं चापा। हमारे साथ इन लोगों ने वादा किया था हाउस के साथ कि हालात ऐसे हैं कि इंतहाई सारी दुनिया में एक आलमी वबा है, लिहाजा हम चाहते हैं, इन्होंने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी। हमारा तो बार बार मुतालबा रहा था और रहा है कि भाई मिल बैठ के बजट तो इसी असम्बली ने पास करना होता है, बजट ने इसी असम्बली ने सूबे की मफाद में एक बजट जो है वो पेश करना होता है, पास करना होता है। तो ज़ाहिर है जिस चीज़ में कलेक्टिव विजडम नहीं होती, मशावरत नहीं होती, बंद कमरे में बजट का बनना और फिर इतनी खौफ
کہ 145 کے ممبران میں 96 ممبران ان کے ہیں. 145 کے ہاؤس میں 96 لوگ جو ہیں وہ ان کے ممبرز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بوکھلاہٹ کے شکار ہیں، خوف کے شکار ہیں. بجٹ تمام دستاویز کو خفیہ رکھا گیا. جس طرح آپ کو کاپی نہیں ملی، مجھے نہیں ملی، کسی اور کو نہیں ملی، ہم بھی آتے آتے کسی طریقے سے ہم نے یہ کاپیاں جو ہے وہ لے لی ہیں. اب یہ دیکھو کہ 923 کا یہ لوگ فگر دے رہے ہیں. جی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ NHP میں 19-20 میں مرکزی حکومت نے جو ان کو دینا تھا کتنا دیا ہے؟ وار آن ٹیرر جو 1% NFC میں بالکل درج ہے، جی یہ بتائے کہ ہمیں کتنا دیا گیا ہے. جو فیڈرل ٹیکسز کی معصولات کے ریونیو کی بات کرتے ہیں، ہم سے تو یہ تو برملا تھا. یہاں پہ تو عمران خان صاحب آتے ہیں خیبر میں جلسہ عام میں، ادھر پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بجلی کا جو خالص منافع ہو یا جو دیگر بقایا جات ہوں، دیگر جو بقایا جات ہوں تو وہ ان کو دے سکے. اچھا، ان کی اپنی صوبے کی ریونیو جنریشن کی پروسیس آپ دیکھو، اندازہ جو لگاتے ہیں اس کے 30% تک یہ لوگ پہنچ نہیں سکتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ 923 کا فگر دینا، پھر بجٹ تقریر کو بھی چھپانا. میں نے تو نہیں سنا کہ وزیر خزانہ صاحب نے خود کیا کہا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ خسارے کا بجٹ ہے، کہ یہ خسارے کا بجٹ نہیں ہے. انہوں نے خود بھی نہیں کہا. وہ خود بھی اتنے شرمندہ تھے، اتنے شرمندہ تھے. میں اسمبلی میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ ابھی لوگوں کو ان کے اوپر نہیں ہنسنا چاہیے، ان لوگوں کو خود اپنے اوپر ہنسنا چاہیے، یعنی بڑے آرام سے. دیکھیں، یہ میں بتاؤں 2 سال ان کی حکومت کی یہاں پہ صوبے میں ہو گئے، مرکز میں ان کی حکومت ہے. یہ مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں بجٹ کے فگر پہ آتا ہوں، اور یہ فگر ان لوگوں نے ایگزیجریٹ اسی لیے کیے ہیں، اور سارے یعنی وائٹ ہاؤس پیپر کو اسی لیے نہیں چھاپا. اور اسی طرح آپ اگر ساری بجٹ تقریر کو دیکھیں تو اس میں ان لوگوں نے لکھا نہیں ہے کہ تعلیم کے لیے ہم نے کتنا ارب مختص کیا ہے، ہیلتھ کے لیے ہم نے کتنا ارب مختص کیا ہے، سوشل ویلفیئر کے لیے ہم نے کتنا. یہ سارے فگر کو ان لوگوں نے صرف اسی لیے چھپایا ہے کہ وہ جھوٹ کا ایک پلندہ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 سال میں مجھے بتائے کہ CCI میں یہ لوگ کب یہ لے گئے ہیں کہ 500 ارب روپیہ ہمارے بقایا ہیں مرکزی حکومت کے اوپر. AGN قاضی کے فارمولے کے تحت وہ ان کو دے دے. NHP کے پیسے آپ دے دیں. ڈائریکٹ جو ٹیکسز ہیں یا جو ڈائریکٹ جو ٹرانسفرس ہیں وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے ہیں. اچھا، نئے اضلاع ہمارے ساتھ ضم ہو گئے ہیں، 3% کا وعدہ ہوا ہے NFC میں، 10واں نیا NFC جو ہے وہ جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے. اچھا، ہماری ہی صوبے میں مالیاتی کمیشن میں پنجاب کا ایک بندہ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے. ان لوگوں نے کب آبجیکشن کی ہے اور یہ وائس جو ہے وہ ریس کی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. کوئی مجھے بتائے. اچھا، اس کے علاوہ لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے. اس کے علاوہ میں بتاؤں دیکھیں، فاٹا جب مرج نہیں تھا تب بھی فیڈرل سے اس کے حصے کے لیے تھوڑے آتے تھے، زیادہ آتے تھے، لیکن ایک رقم آتی تھی. ابھی مجھے بتائے کہ وہ رقم کہاں چلی گئی؟ وہ تو کہتے ہیں جو اعلان ہوا مرج کے دوران، جو 1000 بلین کی بات جو کرتے ہیں 100 ارب سالانہ، یہ مجھے بتایا کہ 25 سال. اچھا، وہ کدھر ہے؟ وہ تو نہیں ہے، وہ تو ابھی بھی شو نہیں کیا گیا نا. آپ دیکھیں تو وہ تو ابھی بھی نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ 100 کے 100 ابھی بھی ملیں گے. پچھلا بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مطابق برابر. انفیکٹ قبائلی اضلاع ہیں ان کو ملا ہے اور وہ انف نہیں ہے. بہرحال اگر ہم شنواری صاحب کے پاس جائیں، زاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں کی یہاں پر، میں جب اس کو وفاقی ٹیکس محصولات ہو گئے، ڈیویزیبل پول ہو گیا، تیل اور گیس کی جو رائلٹی ہے اور سرچارجز ہیں ان کی بات کر رہی تھی، اس کو دیکھ رہی تھی، بجلی کا خالص منافع دیکھ رہی تھی، یہ اگر میں ملاتی ہوں کل ملا کے تو یہ بنتے ہیں 535.8 ارب آپ کے ٹوٹل 923 میں. ٹھیک ہے، پھر آپ کے صوبائی محصولات ہو جاتے ہیں 49.2 ارب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں جو ہم نے دکھائی ہیں یہ ہم کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو بجٹ ہر سال اس چھٹے مہینے میں فیڈرل اور بعد میں صوبوں کا آتا ہے،
तो एक चीज़ तो तजुर्बे से साबित हुई है कि इसमें जो तखमीना इनकम का और एक्सपेंडिचर्स का, दो चीज़ें होती है कि इतनी हमारी आमदन है, इतने हमारे खर्चे हैं। ये दोनों साइड जो है पिछले 10 सालों से 8 सालों से हमने देखा है कि कभी पूरा नहीं हुआ। ना उन्होंने वो टारगेट्स अचीव किए जो उन्होंने रेवेन्यू के लिए रखे हैं, और ना वो जो एक्सपेंडिचर्स उन्हें खर्च करने थे, कभी वो सरपास कर लेते हैं, कभी वो उसके नीचे चले जाते हैं, वो सरेंडर हो जाते हैं या लैप्स हो जाते हैं। तो एक तो इस वजह से उसकी वो अहमियत बजट की नहीं रही। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले तो बजट से पूरे साल के लिए एक आपको इकोनॉमिक प्लान और एक विज़न मिलता था, जो कि अब बिल्कुल नहीं है। अब तो हर 3 महीने बाद जो है एक मिनी बजट आता है और आपकी टैक्सेस के रेट्स में रद्द-बदल होता रहता है, आपकी जो रोज़मर्रा के सामान की चीज़ें हैं उसकी में रद्द-बदल होता रहता है। और ये प्रोविंशियल जो बजट है सूबाई, ये फेडरल के बाद इसलिए आते हैं कि हमारे सूबे जो है वो डिपेंड करते हैं मरकज़ से, जो डिविजिबल पूल है और एनएफसी अवार्ड है उस पे ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखिए, मरकज़ ने पिछले साल 5,500 अरब रुपए का टारगेट रखा, और उसके 2-3 दिन बाद जब वो बजट आया जिसमें 5,500 का बजट रेवेन्यू टारगेट रखा गया था, सूबों ने बजट बनाया। तो उन्होंने सूबों ने, अब फ़र्ज़ करें हमारी सूबे का एनएफसी में 17% हिस्सा है, तो 5,500 को 17% निकाल के सूबों ने तो ये अज्यूम कर लिया, तस्वर कर लिया कि इतने पैसे हमारे डिविजिबल पूल से हिस्सा बनता है। उसको बेस बना के उन्होंने अपना बजट बनाया और तरक्याती प्रोग्राम रखे और अपने अखराजात रखे। लेकिन वो टारगेट बाद में रिवाइज होकर 4,900 अरब पे आ गया, फिर 4,900 से 4,300 पे आ गया, और फाइनली वो 3,900 अरब पे आ गया। यानी 4 दफ़ा जो है वो रिवाइज होके फाइनली 3,900 अरब रुपए पे वो टारगेट आया। अब ये देख रहे हैं कि इससे कितनी डिस्टर्बेंस आई। तमाम सूबों की जो डिविजिबल पूल है उसमें अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली जो है वो कमी आई। तो अभी भी जो हमारा आज का जो बजट मिनिस्टर साहब ने पेश किया है उसको उन्होंने अज्यूम किया है कि कोरोना भी रहेगा, रिसेशन भी रहेगी, इकोनॉमी और इंडस्ट्री का क्राइसिस भी रहेगा, लेकिन हम 3,900 अरब रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। जब इस मौजूदा माली साल में 9 महीने कोरोना नहीं था, सिर्फ 3 महीने कोरोना था, तो उसमें हम 3,900 अगर मुश्किल से इकट्ठा कर सके, तो अगले साल जब कोरोना भी रहेगा और पता नहीं कब तक रहेगा, और जो इकोनॉमी हमारी एक हिस्टोरिकल स्लम्प में है, एक ऐसी रिसेशन में है जिसमें कभी तारीख ने देखी नहीं है, और बेशुमार जो कारोबार है वो बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी आ रही है, तो उससे तो एक रेवेन्यू का बड़ा ह्यूज शॉर्टफॉल आएगा। तो अब मैं ये कहता हूँ कि एक तो रेवेन्यू साइड पे ये तमाम जो अंदाजे हैं ये हमारे गलत है। वो मरकज से मिलने वाले हिस्से हैं या उसके अपनी जो टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स हैं, जो इन्होंने 36 बिलियन सिर्फ टैक्सेस के रेवेन्यू में डाला है कि ये हम अपना कैपरा और हमारे अदर डिपार्टमेंट से इकट्ठा करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि साथ साथ उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए भी नहीं है और टैक्सेस को रिड्यूस किया है। बिल्कुल, और कैपरा के हवाले से उन्होंने एक छूट भी दी है कि अगर आप कारोबारी लोग जो हैं कैपरा के साथ रजिस्ट्रेशन की शर्त पर मतलब पूरी कर लें तो हम रजिस्ट्रेशन करवा लें तो इस्तेशना मिल जाएगा। इस पर बात करेंगे शनवाज साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी पॉइंट पर जाहिद साहब को मजीद उनसे मालूमात लेंगे कि ये जो बात मैंने की है कि जब आपको इस्तेशना मिल जाता है तो इसका मतलब है कि कारोबारी तबके को थोड़ी सी तो सहूलत मिल गई है, और वो जो हैंड टू माउथ हुए हैं तो उनका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जाहिद साहब जो हैं वो बता रहे थे कि जो हम टैक्स की बात कर रहे थे, तो जाहिद साहब ये जो एक जो बहुत अहम बात इन्होंने की है वो ये है कि एक तो 27 मुख्तलिफ शोबों में सर्विसेज सेल टैक्स की शरह को 8 से कम करके 5% तक कर दिया गया है, बजट में ये बताया गया। और फिर वो मुख्तलिफ कारोबार हजरात को या कारोबारों को कैपरा के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की शर्त पर टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। तो क्या ये हौसला अफजा बात नहीं है? ये बिल्कुल है, क्योंकि जो इस मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में एक दावा किया था कि हम टैक्स में रिफॉर्म्स ला रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी एक गाइडलाइन बन सकती है कि बजाय इसके कि आप मखसूस कुछ लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ाते जाएं, इससे बेहतर ये कि आप टैक्स नेट को वाइड करें, टैक्स नेट को बढ़ा दें और टैक्स का जो शरह है उसको नीचे ले आएँ। तो उसी चीज़ को फॉलो करके जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है, लेकिन इसमें एक चीज़ तो जो सेल्स टैक्स 27 आइटम पे कम किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने एग्जेम्पशन की बात की है प्रोफेशनल टैक्स की, उसको मैं नहीं समझता कि वो रियलिस्टिक है, क्योंकि उसमें उन्होंने उसको कंडीशनल बनाया है कि आप पॉइंट ऑफ सेल्स जो है एक इंटीग्रेशन सिस्टम है FBR के साथ, जो कि Tier 1 पे लगाया गया है पिछले बजट में, और उसको पूरे साल में जो बड़े बड़े दुकानें जो 1000 फुट से ज़्यादा है, जो मल्टी नेशनल है, जिसमें 50 से ज़्यादा कारीगर है, या जिनका बिजली का बिल जो है वो 1 करोड़ रुपए आता है, बड़े बड़े आउटलेट्स है रिटेल के या होलसेल के, वहाँ चूँकि ये इंस्टॉल नहीं कर सके, तो हमारे सूबे में तो एक ही 5 स्टार होटल है जो कि हमारे पेशावर में है, वो तो पूरी चेन में Tier 1 पे है। इसके अलावा कौन से हमारे पास स्वात में इस तरह के होटल है, या पेशावर में है या मर्दान में है, कि जो POS सिस्टम में इंटीग्रेट होके इस एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसी लोगों को बताने वाली बात है। ज़ाहिर है जब आप तकरीर करते हैं असेंबली में, तो उसमें से बहुत से पॉइंट्स जो होते हैं वो प्लेइंग टू द गैलरी वाली बात है कि लोग सुने और अच्छा लगे। तो क्या तफसील जब आती है तो तफसील में कोई चीजें फिर वो उस तरीके से आती नहीं होती। जी। अच्छा, आप तो फिगर्स को भी कह रहे हैं बाबक साहब, फिगर्स भी बाज़ औक़ात आप लोग ऐसे बनाते हैं, आप भी हुकूमत में रहे हैं, कि लोगों को जरा तसल्ली दे दे, लेकिन अच्छी बातें भी तो बहुत ज्यादा है ना, टैक्स इस्लाहात, क्या आप उनको क्रेडिट नहीं देंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो हमारा सूबा है 4,500 से ज़्यादा कारखाने हमारे बंद हैं, सही है। 85 पैसे में हम 1 यूनिट बिजली पैदा करते हैं, 85 पैसे में, 85 पैसे में, ठीक है। हमारे सूबे की जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो इंतहाई बोसीदा तरीन हो चुके हैं। मैं तो तब मानूंगा इस सूबे में भी इनकी हुकूमत आई है जिस तरह आई है, या मरकज़ में भी हुकूमत आई है। आप PSDP को उठाएं, और मैं जो बिजली की तरफ आ रहा हूं तो इसलिए PSDP की बात मैंने की है कि MNDAR में, ELR में, चेन आगमेंटेशन में हमारे पेस्को को, वापडा को, हमारे सूबे के अरबों रुपया मिलता था। वो अभी नट बोल्ट के लिए उनके पास पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए। हर साल हम गंदम पे सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे पास लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो जनूबी अजला में पड़ी है। चश्मा राइट बैंक कैनाल का आना यहाँ पे इंतहाई ज़रूरी था। मैं तो नहीं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से। लाहौर के हर शहर से लाहौर के हर शहर तक, यानी लाहौर के शहर से पंजाब के हर शहर तक मोटरवे बन गई है। ये पेशावर और कराची मोटरवे जो है वो नहीं बन सकती है। अभी आप देखें, सवात एक्सप्रेस तो बना दी ना बाबा साहब। हाँ, उसकी हालत आप देखें, वो देखने वाली है। क्यों, अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है, लेकिन वो देखना चाहिए वहाँ पे। अभी मैं देख रहा था कि 80 अरब रुपया, बाबा साहब उस पे तो बात करते हुए हमारे पर भी जलते हैं, हालांकि जगह हमारे तो नहीं जलती है, हमारा मुल्क है ये, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हमारी रियासत है, हम इस रियासत के बाशिंदे हैं, वफादार हैं, ताबेदार हैं, मुहिब वतन हैं। तो जो गलत काम करता है, जिसकी पर जलती है, हम उसके लिए दुआ करेंगे, लेकिन हमारे पर तो नहीं जलते हैं, हम तो कुल की बात करते हैं। अच्छा, आप उससे भी मुतमईन नहीं है सवात एक्सप्रेस से? नहीं, वो तो अलग बात है। तो अभी देखिए 30,000 मेगावाट बिजली पानी से सारी दुनिया में 1 टाइम एक्सपेंस है, इंतहाई सस्ती बिजली है। पैदावारी लागत जिस तरह मैंने बताया 85 जो है वो पैसा पर यूनिट है। एक यूनिट बिजली पैदावार का मंसूबा हमारे इस बजट में शामिल नहीं है। यानी सूबे की अब मैं क्या बात करूं, अब मैं क्या बताऊं कि ये जो पलंदा है, मैं सारे कौम के सामने कहता हूं कि ये झूठ है, ये झूठ है, झूठ। अब अगर ये झूठ ना होता तो आप देखें ये बजट तकरीर, यानी मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं कि हम 3,000 स्कूल कायदीन लीडर्स भर्ती करते हैं, यानी कभी टाइगर्स, कभी शीरो,
अब मैं इनको इतनी नासमझ हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तहसील से नीचे जो है ASDO उसको बोलते हैं, वो सर्कल के ऊपर होता है, मतलब यानी सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट को हटा के टोटल मैं कहता हूँ कि 6 टियर्स हैं। अब मैनेजमेंट के लिए है, अब ये कहता है कि मैं एक टियर और बनाता हूँ। इतनी जो सैलरी और नॉन सैलरी पे जो हमारी जो कंपोनेंट है उस पे जो अखराजात हो रहे हैं, वहाँ पे रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अभी मतलब टाइगर फोर्स, इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, अभी पुलिस फोर्स के लिए इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला, फिर वापस किया कि पुलिस फोर्स का नाम शेरो होगा। अब शेरो कौन है? अब ये लीडर जो है ये कौन है? हाँ, तो देखिए ये खेलते हैं हमारे साथ, हमारे शोबे के साथ, वैसे मजाक बनाया है एक तरफ खेलते भी हैं और दूसरी तरफ फिर बहुत सारे जो एक सियासी प्रॉब्लम्स है वो भी खड़े हो जाते हैं। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये बजट जब आपने देखा और अब आप क्या समझ पेशावर की और पख्तूनख्वा की जो कारोबारी बिरादरी है या बिजनेस कम्युनिटी है, क्या उनके लिए कोई सेटिस्फैक्शन है इस पूरे बजट में? देखिए, सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो हम वबा से गुजर रहे हैं, कोरोना पेंडेमिक है, तो आप इसमें बजाय टारगेट्स के आप थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन और रिलीफ की तरफ जाएं कि जो कारोबार क्राइसिस में हैं उनको चलाना है। जो कारोबार आजकल धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं और उसकी वजह से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। उसके लिए $2000 अरब का अमेरिका ने पैकेज दिया, $500 अरब का जापान ने दिया है। सारी दुनिया जो है उस पर फोकस कर रही है कि जो इकोनॉमी क्राइसिस में है, रिसेशन में है, स्लम्प में है, उसमें से निकाल दें। तो बजाय इसको एड्रेस करने के इन्होंने इस चीज़ को दोबारा अपना, जिस तरह इन्होंने अपना रेवेन्यू का टारगेट इसमें हमने डिस्कस किया। अब ये देख लें कि पंजाब, इसी तहरीक इंसाफ पार्टी की हुकूमत है पंजाब में, 56 अरब रुपया उन्होंने खुसूसी तौर पे रिवाइवल के लिए रखा है, SME सेक्टर की, छोटे कारोबार की बहाली के लिए। इस हमारे बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने रद्द बदल किया है टैक्सेस में, लेकिन कारोबारी जो हमारे ताजर है या हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स है या हमारी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर जो टैक्सेशन का बर्डन है वो 90% फेडरल है। सूबे का वैसे भी हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, लेकिन जो हमारे ताजर दुकानदार भाई है, अब देखिए कि पाकिस्तान में स्पेशली पेशावर में 30% से ज़्यादा हमारे जो दुकानदार हैं, या वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दुकानें हैं या औकाफ डिपार्टमेंट की दुकानें हैं। तो जब फेडरल गवर्नमेंट कहता है कि आप बिजली के बिल भी डिफर करें, 3 महीने बाद दें, आप बैंकों को कर्जा भी 3 महीने जो है, या बल्कि 6 महीनों के लिए इन्होंने डिफर किया, और दुनिया ने भी किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बोला है कि आप दिसंबर तक अपनी जो पेमेंट्स है वो डिफर करें, तो कम से कम इनको 6 महीने के लिए किराए माफ़ करने चाहिए थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके कारोबारों को बड़ा नुकसान हुआ है, वो उसको पूरा भी नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इसको रिहेबिलिटेशन बजट या कोरोना बजट आप बोल दे, या रिवाइवल बजट बोल दे, या रिलीफ बजट बोल दे, वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है। ओके, बाबक साहब, आप तो खुद, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। हुकूमत कितनी मजबूर होती है वो दिखाने पर जो वो कर नहीं सकती? ज़ाहिर है वो फिगर्स का आगे पीछे होना बिल्कुल ये हर हुकूमत में होता रहा है। मेरे भाई ने कहा कि कोरोना की वजह से, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, जब हम मरकज़ की तरफ बिजली के खालिश मुनाफे की बात करते हैं जी, तो ये तो वो बिजली है, 6000 मेगावाट बिजली जो हम मरकज़ को दे चुके हैं, वो बेच भी चुके हैं, बिल्कुल, और वो पैसा कौमी ख़जाने में आया भी है। हाँ। तो ज़रा मुझे कोई ये बताए कि कोरोना की वजह से वो पैसे हमें क्यों नहीं मिल रहे? वो जब खान साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो हर साल नहीं मिलते, वैसे ये बकाया इनका चल रहा है ना। मैं बताता हूँ, यानी जो हालत अब बनी है जी, वो यानी ऐसे पहले कभी नहीं थी। अपनों के साथ ये नहीं लड़ेगा, ये तो हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, ना हम ज़कात मांग रहे हैं, ना हम उनसे कर्ज मांग रहे हैं, ये तो हमारा हक है। हाँ। ये में अच्छा, सरकारी मुलाजिमीन को कोई रिलीफ नहीं मिला, बिल्कुल, इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं है, ताजरों को कोई रिलीफ नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा शोबा बताएं, ऐसा शोबा, एक शोबे का आप मुझे नाम लें। मैं तो हैरान हूँ कि ये वज़ीर ख़जाना दोबारा आपकी टीवी के सामने आएगा कैसे, या कोई हुकूमती वज़ीर क्या कहेगा? वो टीवी के सामने आके
सूबे के अवाम को क्या बताएगा कि इस बजट में क्या है? जरा एक तो मुझे बताए। बिल्कुल। ये पिछले 7 साल से हम कह रहे हैं कि बस पिछली हुकूमतों ने इस तरह किया था, पिछली हुकूमत ने उस तरह किया था। अब 7 साल हो गए अस्पतालों का इन लोगों ने जो हशर कर दिया। सूबे के सीनियर तरीन डॉक्टर्स वो चले गए अपने घर। आपके बड़े अस्पतालों के, लेडी रीडिंग के और खैबर अस्पताल के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते थे उनको ताले लग गए, दवाइयाँ नहीं हैं, कोई इंतजाम नहीं है। यानी जिस हमारी सूबे के निजाम को जिस बंदा चला रहा है, जो अरस्तु है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है। ये बात अपने सारे चहेतों को यहाँ पे बिठाया है। आप उठाए यहाँ पे तो नेब हाथ नहीं डाल रहा। वरना एक लेडी रीडिंग की आप जो इन लोगों ने जो परचेजिंग की है या इन लोगों ने जो एक्सपेंडिचर वहाँ तो अरबों रुपया करप्शन है। अब आखिर में दोनों एक एक जुमले में मुझे बता दें कि ये जो 923 अरब रुपए का फिगर है, क्या इसको मीट करना पॉसिबल है या नहीं है? बाबक साहब। झूठ है, झूठ को सच साबित करना ये बड़ा मुश्किल होता है। ये रिकॉर्ड पे हो, जिंदगी रही, आइंदा जून में जब जहाँ पे बैठेंगे जी, तो ये जुमला मेरा याद रखना कि ये झूठ है और ये कभी मीट नहीं कर सकते। शनवारी साहब। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरों से, अगर आपका इन्हिसार 70% से ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट पे है अपने अखराजात पूरे करने के लिए, तो वो उनका कोई भी मसला आता है, उनके रेवेन्यू शॉर्टफॉल आती है, जो भी आते हैं वो ज़ाहिर पूरे नहीं। मैं नहीं समझता कि ये इसको अचीव कर सकेंगे। लेकिन जो हर हुकूमत को हम कहते रहे कि भाई अपना रेवेन्यू बढ़ाएं और बराए मेहरबानी जो आपके पास हाइडल पोटेंशियल है उससे फ़ायदा उठाएं। मौजूदा बजट में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट के लिए हमने 1 अरब और 40 करोड़ रुपया रखा है 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी हाइडल में ये कितनी अनफॉर्चुनेट है, हमने जनरेशन के लिए पैसा नहीं रखा। अगर सिर्फ मलकंड की 83 मेगावाट प्रोजेक्ट से हमें 4 अरब रुपया साल में मिल सकता है, या जो इस बजट में ये दिखा रहे हैं कि 58 अरब रुपया हमारा NHP है, नेट हाइडल, ठीक है कि उसमें 36 अरब रुपया पुराना बकाया है और 22 अरब जो है इस साल का बनता है। तो ये कितनी बड़ी रेवेन्यू, आप सिर्फ 5-6 प्रोजेक्ट बना लें, आपके जो 400-500 अरब रुपया तो आराम से आपके अपने बन जाएंगे। फिर इस तरह हमारा ऑयल एंड गैस है, फिर टूरिज्म है और मिनरल है। मिनरल की एलोकेशन बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी ट्रेजिक है कि उसमें कोई उन्होंने खास एलोकेशन नहीं रखी। हालांकि उससे हमारी सूबे का इनकम बढ़ेगा, इसी तरीके ऑयल एंड गैस से बढ़ेगा, इसी तरह टूरिज्म से बढ़ेगा। टूरिज्म में उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने होटल्स के ऊपर टैक्स माफ कर दिया है, ये अच्छा स्टेप है। लेकिन अभी कोरोना में उसका फायदा नहीं है, कोरोना में उसका फायदा भी नहीं है और ओवरऑल अमाउंट भी मुझे बहुत कम लग रहा है। और जैसे कि आपने बात की कि ये जो 4-5 चीजें हैं जो शुरू में मैंने बताई, 535.8 अरब दूसरे पर इन्हिसार है और जो नहीं हो सकेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी गंभीर है। और जी आप कुछ कहना चाहिए? एक मैं चीज ये कहूंगा कि रेवेन्यू साइड पे हमने डिस्कशन किया, एक्सपेंडिचर साइड पे आप जाए ना तो वहाँ पे एक बहुत अफसोसनाक चीज़ ये सामने आती है कि एलोकेशन तो होती है लेकिन वो कंज्यूम नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एलोकेशन होती है लेकिन रिलीज नहीं होती, या रिलीज नहीं होती या वो खर्च नहीं होता। 84 अरब रुपया पिछले और ये ट्राइबल अजला के साथ भी हुआ। ये 84 अरब रुपया पिछले साल हमारा तरक्याती बजट था जो सिर्फ 13 अरब रुपया खर्च हुआ है और अभी इन्होंने दोबारा 84 अरब रुपया रखा है, 1 करोड़ 93 अरब रुपया रखा है, जिसमें मेरे ख्याल में 92-93 अरब रुपया तरक्याती बजट है, लेकिन ये खर्च नहीं होगा, खर्च नहीं हो पाता। और ये हमने मुसलसल इस साल में भी देखा है जो अभी गुजर गया, और उसमें हम यही देख रहे थे कि वो ट्राइबल अजला जिनकी मैं हमेशा बात करती हूँ और जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, उनको भी हम मुकर्ररा पैसे जिनके हमने बड़े बड़े दावे किए थे वो भी नहीं दे पाए। तो अब इसकी बार भी हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन ये मेरे सामने एक कागजात है और नंबर्स हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ है, लेकिन हकीकी शक्ल में ये पिछले साल भी सामने नहीं आया। पता नहीं अब की बार सामने आ पाएगा या नहीं, उम्मीद अच्छी रखते हैं और हुकूमत को भी चाहिए कि वही चीज़ दिखाए जो अमली तौर पर मुमकिन हो। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबक साहब हमारे साथ थे और जाहिदुल्लाह शनवारी साहब हमारे साथ थे। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे टाइगर फोर्स की।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने बात की थी कि आखिर में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से, और इस फैलाव को रोकने के लिए अब जो नई स्ट्रेटेजी अपनाई गई है वो है स्मार्ट लॉकडाउन की। और स्मार्ट लॉकडाउन को अमली तौर पर मुमकिन बनाने के लिए जहां इंतजामिया को काफ़ी जिम्मेदारी दी गई है, वहां पे उसके साथ साथ जो टाइगर फोर्स है उसको भी जिम्मेदारी दी गई है। अब हमने 2 अजला में अपने रिपोर्टर्स को भेजा कि वो देख सके कि जो लॉकडाउन के यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन के जो इलाके हैं, क्या वहां पे टाइगर फोर्स काम कर रही है या नहीं कर रही है। पेशावर में कामरान अली ने जो टाइगर फोर्स थी उनसे कुछ बातचीत की है, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर में भी कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया गया है। इस वक्त हम पेशावर के इलाके गुलबार में मौजूद है और यहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दी गई है। पुलिस एहलकारों के साथ साथ टाइगर फोर्स के जो जवान है वो भी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। हमारे साथ टाइगर फोर्स के चंद एहलकार मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामने। मुश्किलात इस चीज़ों का है ज़्यादातर कि बहुत से लोग ये नहीं मान रहे ना, वो कहते हैं इस साइड रोड पे लॉकडाउन है, दूसरे रोड पे नहीं है। इसका तो ये मतलब है कि इधर से रश ख़त्म करके दूसरे साइड पे मुंतकिल कर दिया। लेकिन हमारा और पुलिस का और इंतज़ामिया का मकसद ये है कि ये जो लोग हैं, ये एरिया इसको एक किस्म के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है कि ये लोग इधर ही रह जाए ताकि वायरस जो है ना वो शेडिंग ना करे। ऐसे क्या वजूहात होते हैं कि अक्सर वाक़यात रुनुमा हो रहे कि टाइगर फोर्स के साथ शहरी लड़ पड़ते हैं? ये तो इसलिए लड़ पड़ते हैं कि इनको पता ही नहीं है कि टाइगर फोर्स क्या चीज़ है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। हम तो जो है ना, हम तो लोकल लोग हैं। अगर हम उसको कहते हैं कि जी आप थोड़ा फासला रख के 6 फुट का फासला कि मास्क का जो है ना वो इस्तेमाल करे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे, तो वो एक किस्म लग कहते हैं कि आप लोग भी आ गए हो अभी इस चीज़ में, पहले पुलिस वाले इंतज़ामिया वाले, तो इसलिए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग अभी समझ रहे हैं कि ये भी रज़ाकार है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बात की समझ नहीं पड़ती। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको समझ होती है वो हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। ये बाज़ार वाले, ये दुकानदार, सारे हम पुलिस के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बस चंद ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल टाइगर फोर्स की कोई पहचान ही नहीं है कि टाइगर फोर्स भी कोई चीज़ है कि नहीं। क्या आप लोग को ऐसे सहूलियात नहीं दिए गए कि शहरी पहचान सके कि ये टाइगर फोर्स का हिस्सा है? नहीं जी, फ़िलहाल तो हमें डीसी पेशावर से ऐसे कोई ऐसे मराद, कोई ऐसी वर्दी वगैरह नहीं मिली। हम अपनी मदद आप के तहत फ़िलहाल काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो स्मार्ट लॉकडाउन तो नाफिज किया गया है, लेकिन टाइगर फोर्स को जहाँ सहूलियात का नहीं मिल रही तो वही शहरियों के साथ झगड़े लड़ाइयाँ जो है वो मामूल बन चुके और टाइगर फोर्स स्मार्ट लॉकडाउन में बेबस नज़र आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। कामरान अली हमें आगाह कर रहे थे और टाइगर फोर्स के कुछ नुमाइंदों से हमारी बात भी उन्होंने कराई है। और अब चलते हैं एबटाबाद, जहां पर हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी ने जो स्मार्ट लॉकडाउन के इलाके हैं उनका दौरा किया, वहां पर जाके विजिट किया और वहां पर देखा कि क्या टाइगर फोर्स वहां पर मौजूद है इंतजामिया की मदद करने के लिए और इंतजामिया क्या कह रही है। तो थोड़ा उनसे बातचीत हमने की, वो देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल जी, बात करें अगर टाइगर फोर्स के हवाले से तो जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पूरे मुल्क में टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया गया था तो एबटाबाद में भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन की गई थी। और इसी हाल में असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद ने जो है टाइगर फोर्स के लोगों से हलफ भी लिया था। हलफ लेने के बाद आज तक कोई भी टाइगर फोर्स का आदमी काम करता हुआ नजर नहीं आया शहर में। अभी एबटाबाद के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, इधर भी कोई जो है टाइगर फोर्स का आदमी काम नहीं कर रहा। इस हवाले से जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद जो है वो फोकल पर्सन है टाइगर फोर्स का। उनसे जब फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में टाइगर फोर्स के हमारे आदमी काम कर रहे हैं। जबकि हमने जब कहा कि हमें कोई भी आदमी का राब्ता नंबर दे दें तो उनके पास कोई राब्ता नंबर नहीं था। उनका कहना था कि ज़्यादातर दही इलाकों में लोग मसाजिद या दीगर जगहों में काम कर रहे हैं। जबकि जहाँ बताऊँ कि किसी भी मसाजिद में अब SOP के तहत नमाज नहीं होती, लोग बगैर SOP के नमाज पढ़ते हैं। वो दही इलाकों में किधर काम कर रहे हैं कोई पता नहीं है। इसी तरह शहर में भी कोई भी टाइगर फोर्स का आदमी काम नहीं कर रहा। जी
बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी। आपने देखा कि हमारे दोनों रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि एबटाबाद में तो उन्हें टाइगर फोर्स नज़र ही नहीं आई, लेकिन पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में हमें टाइगर फोर्स नज़र तो आ रही है, लेकिन वो बेबस दिखाई दे रही है। तो कहना सिर्फ ये है कि भले ही आप बजट के ये जो अदाद शुमार हैं इसमें हेर फेर चलती है, सारी हुकूमतें इसी तरह के अदाद शुमार देते हैं, बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, लेकिन अमली तौर पर होता वही है। जो इतने बड़े बड़े फिगर्स दिखाए गए होते हैं उन पर अमल दरामद बहुत मुश्किल से ही हो पाता है, बल्कि कई दफ़ा जो वही वाली बात है कि पैसे रिलीज ही नहीं किए जाते और पैसे लैप्स हो जाते हैं। तो वो तो हम बरसों से देखते आ रहे हैं और शायद बरसों तक होता भी रहेगा। लेकिन ये जो कोरोना का मामला है ये बहुत सीरियस मामला है, ये इंसानी जानों का मामला है। अगर आपने कोई फोर्स तरतीब दी भी है तो उसे फिर इख्तियार दीजिए या फिर उसकी सरपरस्ती कीजिए। वो नौजवान गलियों में घूम रहे हैं और लोग जिस तरह का रवैया उनसे अपनाए हुए हैं वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। बातें आपने खुद सुन ली, जबकि दूसरी तरफ एबटाबाद में आपको टाइगर फोर्स नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये वो सूरत हाल थी जिस पर हमने आज बात की। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।